हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हम हमारी क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़े थे फॉर यूपीएससी एग्जाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। हम आज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करें मिनरल्स क्या होता है, ऑब्वियसली चैप्टर का जो नाम है, राइट। मिनरल्स क्या होता है गाइस? Are naturally occurring substances with a definite chemical composition। मतलब क्या है? मतलब एक naturally occurring substance है। मिनरल क्या होता है गाइस? एक तो ये naturally हमें मिला है, एक naturally occurring substance है जिसका एक chemical composition जो है वो definite होता है, formed by natural processes without human interference। एक natural process से form होता है, human का कोई interference इसमें नहीं है इसके बनने में। unevenly distributed, concentrated in specific areas or rock formations। अब ये जो मिनरल्स है जो हमें मिलते हैं वो unevenly distributed है, ठीक है। हमें ये रॉक्स पे मिलते हैं, ठीक है। और जो ये कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज और रॉक फॉर्मेशंस, तो जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। कहीं थोड़े ज्यादा है, कहीं थोड़े कम है, तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरियाज में कॉन्सेंट्रेट होते हैं और इन द रॉक फॉर्मेशंस found even in inaccessible areas like the Arctic Ocean bed and the Antarctica। सो गाइज जो हम मिनरल्स है, ठीक है, वो हमें इनएक्सेसिबल एरियाज पे भी मिलते हैं, जैसे आर्कटिक ओशन बेड हो गया या अंटार्कटिका, जहाँ पे जाना मुश्किल है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इतना नहीं है, वहां पे भी मिनरल्स देखने को मिलते हैं। आइडेंटिफाइड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज सॉल्युबिलिटी। मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के। मिनरल्स क्या है? एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनेट होता है और हमें ये रॉक्स में मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ मिनरल्स के अलग अलग टाइप्स भी है, ठीक है। एक मेटालिक मिनरल्स होता है और एक नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है। गाइस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देखिए भाई, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटालिक मिनरल्स के बारे में। कंटेन्स मेटल्स इन रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है? मेटल्स है और वो रॉ फॉर्म में है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी? हार्ड होता है, ठीक है। इट्स रियली हार्ड, शाइनी, लस्ट्रस। एक तो शाइनी होता है वो, ठीक है, एकदम शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है और हार्ड होता है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटालिक मिनरल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और, ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे मेटालिक मिनरल्स के। इसके सब टाइप्स में भी आता है, जैसे हो गया फेरस मिनरल्स, मतलब जिसमें आयन होता है। एग्जाम्पल आयन और, मैंगनीज, क्रोमाइन। गाइस अगर हम इसके सब टाइप से भी आते हैं मेटालिक मिनरल्स में, तो उसमें एक फेरस मिनरल्स होता है और एक नॉन फेरस मिनरल्स होता है। फेरस मतलब ही आयन होता है गाइस, राइट। हम आयन का जो फॉर्मूला लिखते हैं एफ लिखते हैं, राइट। फ्रॉम देयर द वर्ड कम्स एज फेरस। फेरस मिनरल्स मतलब क्या होता है कि आयन कंटेन करता है, एंड नॉन फेरस मिनरल्स मतलब क्या होगा? डू नॉट कंटेन आयन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। नॉन फेरस मिनरल्स में आयन नहीं होता है एंड फेरस मिनरल्स में आयन होता है। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। और नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब क्या है कि मेटल्स नहीं होंगे, वो क्या है? नॉन मेटल्स। डू नॉट कंटेन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक। ये आई थिंक मैं यहाँ बीच पे स्पेस लगाना भूल गई, इट्स ऑल्सो नॉन मेटालिक लिखा हुआ है। नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल्स नहीं होते, ठीक है, ये नॉन मेटालिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम। और हमारा दूसरा टाइप का मिनरल क्या है? एक तो है मेटालिक मिनरल जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं, एंड दूसरा हमारा नॉन मेटालिक मिनरल। आगे बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में। गाइस हमें मिनरल्स मिलते कैसे हैं, उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। एक प्रोसेस का नाम है दैट इज माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स अंडर द अर्थ सर्फेस। गाइस माइनिंग मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिनरल्स जो है वो रॉक से निकालते हैं जो अर्थ की सर्फेस के अंदर है। बेसिकली खोद के या फिर ऊपर सर्फेस एक लेयर हटा के, ठीक है, वी डू माइनिंग। उसी वजह से हम मिनरल्स निकाल पाते हैं। वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स अंडर द अर्थ्स सर्फेस। ना दो तरीके की माइनिंग है, फर्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग एंड द सेकंड इज शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या है? शैलो डेप्थ सर्फेस लेयर रिमूव। इसका मतलब क्या है? ओपन कास्ट माइनिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग वेयर द डेप्थ इज शैलो। मतलब जो डेप्थ है वो ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही डेप्थ है, ज्यादा डेप्थ नहीं है। एक सरफेस लेयर रिमूव करके भी आपको मिनरल्स मिल सकता है, उसी तरह माइनिंग हो रही है। ओपन कास्ट माइनिंग में
बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं खोदते, बिकॉज एक शैलो डेप्थ होती है, वहां पे आपको मिनरल्स मिल जाता है सर्फेस लेयर रिमूव करके. दैट इज नोन एज योर ओपन कास्ट माइनिंग. सेकेंड की बात करते हैं शाफ्ट माइनिंग क्या होती है. डीप बोर्स मेड टू रीच मिनरल्स एट ग्रेट डेप्थ. शाफ्ट माइनिंग मतलब है कि बहुत नीचे तक खोदता है. इट्स रियली लॉन्ग, एकदम डीप बोर्स, ठीक है, उतना ज्यादा खोदा जाता है सो दैट दे कैन रीच मिनरल्स एट ग्रेट डेप्थ. बहुत नीचे तक, बहुत ग्रेट डेप्थ में आपको मिनरल्स देखने को मिलता है. सो दिस इज नोन एज ए शाफ्ट माइनिंग. एंड ओपन कास्ट माइनिंग जो है ज्यादा डेप्थ नहीं होती, सर्फेस लेयर रिमूव करके आपको माइनिंग हो जाती है, सो मिनरल्स मिल जाता है. टोटल 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग हमने पढ़ी, ओपन कास्ट माइनिंग एज शाफ्ट माइनिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रिलिंग के बारे में. डीप वेल्स बोर टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यार गाइस, अगर हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस चाहिए हो ना, तो बहुत लंबे लंबे एकदम वेल्स खोदे जाते हैं, ठीक है, एकदम कुएं जैसे से बहुत नीचे तक पूरा एक खोदते हैं टू गेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. उसे हम ड्रिलिंग बोलते हैं. और कॉरिंग क्या है, मिनरल्स नियर द सर्फेस सिंपली डगा. ना गाइस, कॉरिंग मतलब ये होता है कि मिनरल्स जो है एकदम सर्फेस के पास में होते हैं, सिंपली डग करके खोद के आपको मिनरल्स मिल जाता है. सो ये सब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करने के सारे प्रोसेसेस है. माइनिंग हो गया, माइनिंग के 2 टाइप्स हो गए, और ओपन कास्ट माइनिंग है, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वारिंग. आगे बढ़ते हैं हम. रॉक्स एंड ओर्स पे बात हो रही है अब हमारी. रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन. एग्रीगेट मतलब गाइस क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करके हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स. रॉक में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स जो है उनका कॉम्बिनेशन है, कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं है, वही हमारा क्या है, रॉक. ओर की बात करें, रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड प्रॉफिटेबल. गाइस, ओर क्या होता है, ओर आप समझो एक ऐसा रॉक है या ऐसा एक सेडिमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक इनफ ऐसे प्रॉफिटेबल मिनरल्स होते हैं जिसको हम आराम से माइन कर सकते हैं. सो ओर क्या है, एक ऐसा रॉक और सेडिमेंट है दैट कंटेन्स इनफ वैल्यूएबल मिनरल्स सो दैट इसको हम प्रॉफिटेबली माइंड कर सके. सो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड प्रॉफिटेबली, वो हमारा क्या है, ओर है. आगे बढ़ते हैं हम. Out of 2800 plus known minerals, only about 100 are considered ore minerals. अगर हम बात करें, so 2800 known minerals में से सिर्फ 100 ऐसे जो है वो ore minerals में आते हैं. मतलब सोचो, आपको 2800 मिनरल्स पता है और उसमें से सिर्फ 100 ऐसे हैं जो आपके ओर मिनरल्स में आते हैं. आगे बढ़ते हैं हम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. आज हम सारे मिनरल्स के बारे में के डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे, वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में आगे स्लाइड्स में बात करेंगे. मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स जो है कौन से रॉक्स में मिलते हैं, कौन से तरीके के मिनरल्स कौन से टाइप के रॉक्स में मिलता है. हम सबको पता है कि रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट. हमने क्लास 7th एनसीईआरटी में पढ़ा था कि रॉक जो हमारे 3 तरीके के होते हैं. एक होता है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. The metallic minerals are mostly found in igneous and metamorphic rocks. अगर हम सिर्फ metallic minerals की बात करें तो वो किसमें मिलती है, एक तो हमारे igneous rocks में मिलती है और दूसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलती है. और अगर हम सिर्फ नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो जो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है, वो हमें कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स में. सो ये हमारा पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि कौन से रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं. मेटालिक मिनरल्स जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स आर मेनली फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स. आगे बढ़ते हैं हम. एग्जाम्पल्स बाय रॉक टाइप. ना गाइज, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रॉक के टाइप के हिसाब से. जैसे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, इसमें यूजुअली आपको मेटालिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं. आयरन ओर नॉर्थ स्वीडन में देखने को मिलता है. कॉपर एंड निकल ऑन्टेरियो कनाडा में. आयरन निकल क्रोमाइट प्लैटिनम साउथ अफ्रीका में. सो ये सब एग्जाम्पल्स है कि ये सब चीजें जो है यूजुअली कहाँ मिलती है. सो आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर निकल ऑन्टेरियो कनाडा, और आयरन निकल क्रोमाइट प्लैटिनम साउथ अफ्रीका. सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें जो नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स के लिए जाना जाता है, वहां पे ये मिलते हैं. लाइमस्टोन कॉकसस रीजन या फ्रांस में. मैंगनीज जो है जॉर्जिया यूक्रेन में मिलता है. फॉस्फेट अल्जीरिया में मिलता है. एंड कोल एंड पेट्रोलियम आपको सेडिमेंट्री स्ट्राटा में मिलेगा. सो दिस इज अबाउट कि कहाँ कहाँ हमें जो ये रॉक टाइप से देखने को मिलते हैं. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटालिक मिनरल्स ऐसी जगह पे मिलता है, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स है आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे. आगे बढ़ता है. एशिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. ना गाइस, हम हर कॉन्टिनेंट पे जाने वाले हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करें एशिया के बारे में. लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट. सबसे ज्यादा लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे आपको, चाइना एंड इंडिया में. सो लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स इन चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूसेस ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन. अगर आप
ये देखो कि पूरे वर्ल्ड का अगर हाफ ऑफ द टिन कहीं पे प्रोड्यूस होता है तो वो है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। सो लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट चाइना इंडिया में है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन जो है वो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। नाउ चाइना जो है ये 3 मिनरल्स में भी आगे है, लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। अदर मिनरल्स की बात करें तो मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सब हमारा एशिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है। आगे हम बढ़ रहे हैं यूरोप पे। ना यूरोप की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, सो इट्स द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, गाइस एशिया में इंडिया जो चाइना है वहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर डिपॉजिट्स है, बट अगर हम यूरोप की बात करें तो सबसे, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है तो वो यूरोप है। मेजर डिपॉजिट्स आपको रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस में देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया में कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकेल, ये सारे मिनरल्स आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कैसे, मेन मिनरल जोन्स, कनेडियन शील्ड, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। यहाँ पे आपको कनेडियन शील्ड में आपको ये सब मिनरल्स देखने को मिलेगा, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। एपलेचियन रीजन में कोल देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कॉर्डियराज में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। रिच इन मेटालिक मिनरल्स एंड फॉसिल्स। लाइक गाइस, कॉर्डियराज मतलब होता है माउंटेन्स, ठीक है। सो वेस्टर्न कॉर्डियराज दैट इज कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। सो कनेडियन शील्ड, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे, एपलेचियन रीजन, देन वेस्टर्न कॉर्डियराज, एंड these are rich in metallic minerals and fossil fuels. आगे हम नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कैसा है। Brazil, largest producer of high grade iron ore. So guys, साउथ अमेरिका जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ हाई ग्रेड आयरन। यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा। चिली एंड पेरू में लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर्स है। जो कॉपर लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर्स साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो चिली एंड पेरू, दे आर द लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर्स। ब्राजील एंड बोलिविया मेजर टिन प्रोड्यूसर्स है, एंड अदर मिनरल्स भी हैं यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, बॉक्साइट, मिका, प्लैटिनम एंड डायमंड। ऑयल फील्ड्स की बात करें अगर हम, सबको ऑयल फील्ड्स यूजुअली वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में मिलेगा। सो साउथ अमेरिका में जो है ब्राजील जो इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, चिली, पेरू जो है कॉपर प्रोड्यूसर्स है, ब्राजील, बोलिविया टिन प्रोड्यूसर्स है, और जो ऑयल फील्ड्स की बात करें तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। रिचेस्ट कॉन्टिनेंट इन मिनरल रिसोर्स। नाउ गाइस, अफ्रीका जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो रिचेस्ट है, ठीक है, इन मिनरल रिसोर्स। मतलब समझ सकते हैं मिनरल रिसोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। रिचेस्ट इन मिनरल रिसोर्सेस। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्लैटिनम। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, डीआरसी गाइस मतलब होता है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैं लिख दे रही हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। सो हम अफ्रीका की बात करें, सो डीआरसी जो है, जायर, डीआरसी मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर्स है। मतलब अफ्रीका जो एक तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम है। सो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायर सब मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर्स है। अदर मेटल्स भी मिलते हैं, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। अगर हम ऑयल की बात करें सो इट्स इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला। सो दिस वाज अबाउट अफ्रीकाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। आगे बढ़ते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे जा रहे हैं। अब हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट ग्लोबली। अब देखो तो हर कॉन्टिनेंट का एक एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करता है। सो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है ग्लोबली। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर ये सब मिनरल्स में, पर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ऑस्ट्रेलिया जो उनका है दैट इज बॉक्साइट। अदर मिनरल्स कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज। कालगुली एंड कूलगारी मेजर गोल्ड माइनिंग एरियाज है। सो ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर गोल्ड माइनिंग एरियाज यहाँ पे गोल्ड माइन किया जाता है दैट इज कालगुली एंड कूलगारी। आगे हम बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका बहुत ठंडी जगह, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स यहाँ भी है। पोटेंशियल मिनरल वेल्थ प्रिडिक्टेड बाय जियोलॉजिकल स्टडीज। सो अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो जियोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से यहाँ पे मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा, ऐसा माना गया कि इट हैज अ पोटेंशियल मिनरल वेल्थ। यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ कोल जो है वो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में देखने को मिला है। आयरन ओर, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन दैट इज इन ईस्ट अंटार्कटिका, ऑल्सो कंटेन्स गोल्ड, सिल्वर, ऑयल।
इन कमर्शियल क्वांटिटीज फोरकास्ट। ना गाइस फोरकास्ट मतलब ये है कि बेसिकली इन फ्यूचर हम यहाँ से गोल्ड सिल्वर ऑयल जो है कमर्शियल क्वांटिटीज जो है वो यहाँ पे है, ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटीज में आपको गोल्ड सिल्वर ऑयल भी देखने को मिलेगा, ऐसा माना गया है। सो बाय द जियोलॉजिकल स्टडीज ये बताता है कि एक पोटेंशियल मिनरल वेल्थ वाला कॉन्टिनेंट है। आगे हम बात करते हैं इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री के बारे में। आयरन ओर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। सो अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया है झारखंड, मध्य प्रदेश, राइट, ये रहा मध्य प्रदेश, एमपी, गोवा एंड महाराष्ट्र एंड नीचे तो थोड़ा कर्नाटका तक चले जाओ। तो बेसिकली ये जो पूरा आपका एरिया है यहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलेगा। बॉक्साइट की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब ये यहाँ तक भी जा रहे हैं यहाँ से बॉक्साइट, और नीचे फिर एक हमारे तमिलनाडु में भी आ गए। मिका की बात करें तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया इज इक्वल टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मिका का है हमारा इंडिया जो है। झारखंड, बिहार आपका इस साइड आ गया एंड आंध्र प्रदेश इधर आ गया, राजस्थान हमारा ये आ गया। कॉपर की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वही सेम चीज। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका इधर आ गया एंड देन हमारा उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के नीचे आ गए। मैंगनीज की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका। आप ये देख रहे हो कि बहुत सारे सेम सेम नाम है, मतलब सोचो इंडिया जो है सेम सेम जो स्टेट्स उसमें बहुत ज्यादा रिच है, आयरन ओर में भी, बॉक्साइट में, मेका में भी, कॉपर में, मैंगनीज में भी। लाइमस्टोन की बात करें सो इट्स इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। बेसिकली ये सब स्टेट्स के नाम आ रहे हैं बार बार इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑफ इंडिया। गोल्ड की बात करें सो कोलार, कर्नाटका, वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइंस। अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं गाइस, तो जो हमारा कर्नाटका है यहाँ पे वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइंस है गोल्ड के मामले में। सो वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटका में, इन कोलार रीजन। सॉल्ट की बात करें सो फ्रॉम सीज, लेक्स, रॉक्स, इंडिया इज इक्वल टू लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट है इंडिया। सो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया का पूरा क्लियर हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट जो है सारे मिनरल्स में सेम ही है, कुछ कुछ ही बस चेंजेस है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ मिनरल्स। ना गाइस हम मिनरल्स इतना इकट्ठा कर रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, पर उसका यूज क्या है? हाउ आर वी यूजिंग द मिनरल्स? Used in many industries, essential for manufacturing and infrastructure. ना गाइस मिनरल्स जो है वो यूज होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे टूल जो है वो इस मिनरल से बनते हैं। अगर हम जेम मिनरल्स की बात करें, हार्ड मिनरल्स यूज्ड इन ज्वेलरी, फॉर एग्जांपल डायमंड और रूबी। ऑब्वियसली अगर हम लग्जरी में बात करें, ज्वेलरी के बारे में बात करें, तो हमें जेम मिनरल इस्तेमाल होता है, डायमंड, रूबी। कॉपर यूज्ड इन कॉइन्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स। गाइस पहले ना कॉपर के कॉइन्स बना करते थे, ठीक है, कॉपर के पाइप से, कॉपर के लिए हर जगह वायरिंग जो है वो कॉपर की ही होती है। सो वी नीड कॉपर, सो इट्स अ इंपॉर्टेंट मिनरल, इसका यूज हो रहा है। सिलिकॉन फ्रॉम क्वार्ट्ज यूज्ड इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आपको पता है सिलिकॉन चिप लगती है, राइट? सो ये सब सिलिकॉन जो दैट इज आल्सो मिनरल्स यूज्ड इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, टैंक्स, कुकवेयर। आपको पता है एल्यूमिनियम का कुकवेयर आता है, एयरक्राफ्ट में भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स में भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड वी आर यूजिंग इट इन वेरियस पर्पसेस। आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ना गाइस हमने मिनरल्स ढूंढ लिए, ठीक है, उसको यूज भी कर रहे हैं, बट भाई उसे कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द मिनरल्स एज वेल, कल को खत्म हो सकते हैं, राइट? सो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, फॉर्मेशन टेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ना गाइस मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब उन्हें बहुत टाइम लगता है बनने में। हमने जस्ट हमारे प्रीवियस चैप्टर में बात करी, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस बहुत सोच समझ के यूज करने चाहिए। कंजम्पशन रेट इज ग्रेटर दैन द फॉर्मेशन रेट, रिस्क ऑफ एक्सट्रॉशन। इसका मतलब क्या है? जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं ना उसका रेट ज्यादा है उसके फॉर्मेशन होने से। मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स जो है उसका जो रेट है वो कम है, हम उससे ज्यादा उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। अगर हम कंजर्वेशन मेथड्स की बात करें ऑफ मिनरल्स, देन वी हैव रिड्यूस वेस्टेज इन माइनिंग। माइनिंग में वेस्टेज है उसको कम करो। एनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को दोबारा रिसाइकल करना सीखो सो दैट इट्स कंजर्व्ड। प्रमोट एफिशिएंट यूज एंड सब्स्टिट्यूशन वेयर पॉसिबल। सो जहां जहां मिनरल्स का हम एफिशिएंट यूज कर सकते हैं वो करो, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूशन है तो वो भी, अगर होता है तो वो भी प्रमोट करो। व्हाई? बिकॉज ये सब चीजें करने से वी आर कंजर्विंग आवर मिनरल्स। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। ना गाइस हम सबको पता है एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड वी नीड टू कंजर्व इट ऑल्सो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब एनर्जी के बारे में।
पावर इज वाइटल फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। अगर हम आज की बात करें सो पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज में आजकल एनर्जी एंड पावर लग रहा है, राइट? इवन इन कम्युनिकेशन, डिफेंस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हर जगह वी आर यूजिंग दिस एनर्जी, वी आर यूजिंग दिस पावर। नाउ पावर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू रिसोर्सेज। सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज और दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ना कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है? यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये ऐसे सोर्सेज है ना जो हम बहुत सदियों से यूज करते आ रहे हैं। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, न्यूअर रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स। अब हम जो धीरे धीरे है हम कन्वेंशनल सोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करना हमने शुरू किया है। जो न्यूअर रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर हम किसी नॉन रिन्यूएबल सोर्स की जगह कोई और सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, कोई रीन्यूएबल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करो, दैट इज मच बेटर। ठीक है, हमारे नेचर के लिए बेटर है, हमारे एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बेटर है। सो नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, उसको प्रमोट ज्यादा किया जा रहा है, सो दैट वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी एंड पावर। सो टोटल दो सोर्सेज है कन्वेंशनल सोर्सेज जो बहुत सदियों से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ थोड़ा बढ़ रहे, जो एक रीन्यूएबल ऑल्टरनेटिव है, रीन्यूएबल ऑल्टरनेटिव है। कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो इसके एग्जांपल में आता है फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। अभी भी ये यूज हो रहा है, हम बहुत समय से इसको यूज करते आ रहे हैं, पर नाउ हम कोशिश कर रहे हैं टू गो ऑन अ रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव, जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गया। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है। लेट्स मूव अहेड। हम कन्वेंशनल सोर्सेज पे ही बात करें, सबसे पहले हम उसका एग्जाम्पल फायरवुड पे बात करें। ये एक ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है, वही एक कन्वेंशनल सोर्स है, बहुत सदियों से यूज करे, सो इट्स अ ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। सो पहले के जमाने में ऑब्वियसली हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे जलाने के लिए, कुकिंग के लिए, एवरीथिंग यूज्ड फायरवुड। प्रोवाइड्स ओवर 50% ऑफ रूरल एनर्जी नीड्स इन इंडिया। अगर हम बात करें ना, सो फायरवुड जो लकड़ी है, रूरल इंडिया में बात करें, वहाँ पे 50% जो है फायरवुड एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइड्स ओवर 50% ऑफ रूरल एनर्जी नीड्स इन इंडिया। एडवांटेजेस जो है इजीली अवेलेबल, एक तो ये लकड़ी जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड एयर पोल्यूशन। ये लकड़ी जलने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और ऑब्वियसली हम लकड़ी ले कहाँ से रहे? वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द ट्रीज, राइट? सो अब ट्रीज काट रहे, वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर दिस फायरवुड एंड देयरफॉर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस की फायरवुड के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन चाहिए होता है और एयर पोल्यूशन भी कर रहा है। सो वी नीड टू कंजर्व दिस वुड। सो इसकी जगह नाउ वी आर गोइंग ऑन बेटर रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स। आगे बात हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की। सेकंड एग्जांपल है हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज का, जिसको हम बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। फॉर्म्ड फॉर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। गाइस फॉसिल फ्यूल्स क्या है? अब फॉसिल्स मतलब समझते हो ना कि एकदम प्लांट और एनिमल्स का जो फॉसिल्स होते हैं, बहुत डेड रिमेन्स समझो आप। सो ये बनते कहाँ से? सबसे पहले रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो एनिमल्स है, जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो बरीड है, जो दफनाए हुए हैं ना, एकदम दफन है, ठीक है, वी आर उसके जो रिमेन्स है वहां से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। सो दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बहुत बरीड है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, सो दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स। कन्वर्टेड अंडर हीट एंड प्रेशर इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नाउ गाइस फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से दे आर बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस। नाउ बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Non-renewable reserves are limited and depleting rapidly. Obviously, guys, fossil fuels जो एक तो non-renewable है ना, मतलब बहुत साल लगता है, millions of years लगते हैं, thousands of years लगते हैं वापस से form होने में. So it takes a lot of time to renewed. Fossil fuels therefore non-renewable sources of energy है, तो ये जो sources हमारे limited है and बहुत जल्दी deplete हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. आगे हम बात करते हैं कोल के बारे में, जो कोयला होता है, राइट, द buried sunshine. सो कोयला क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, सबसे अबंडेंट, सबसे ज्यादा आपको फॉसिल फ्यूल कोल आपको देखने को मिलेगा। यूजेस क्या है? डोमेस्टिक फ्यूल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर के लिए भी हमें क्या चाहिए? कोल चाहिए, कोयला चाहिए। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हमारा कोल। फॉर्म्ड फ्रॉम जायंट फर्न्स एंड स्वैम्स बरीड अंडर अर्थ लेयर्स। नाउ गाइस जायंट फर्न्स एंड स्वैम्स क्या होता है? गाइस जायंट प्लांट है, ठीक है, जिसके जो डेड रिमेन्स है, ठीक है, वो एक थिक लेयर्स, ठीक है, प्लांट डिब्रीज में एक थिक लेयर बनाता है और वो मिलियन ईयर्स तक कहीं पे बरीड रहता है। तो वो जो जायंट फर्न्स है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोल। अगर हम स्वैम्स के बारे में बात करें तो स्वैम्प एक ऐसा वेटलैंड है जिसमें भी प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स है वो रहते हैं, दे आर बरीड, ठीक है। सो स्वैम्स और जो जायंट फर्न्स है, स्वैम्स एक ऐसा वेटलैंड है एंड जायंट फर्न्स जो उसके जो प्लांट डिब्रीज है वो बरीड रहते हैं अंडर द अर्थ लेयर्स एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। सो यहां से आपको कोयला बनता है।
So formed from giant ferns and swamps buried under earth layers. Major producers of coal कौन है? China, USA, Germany, Russia, South Africa and फ्रांस. अगर हम मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल की बात करें, कोल से ज्यादा कहाँ मेरे को मिलता है? अगर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. कोल फील्ड्स इंडिया में भी है. अगर हम झारखंड स्टेट के बारे में बात करें तो वहां सबसे ज्यादा कोयला मिलता है. रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, दैट इज इन झारखंड. सो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड, यहाँ पे आपको कोल फील्ड्स में मिल जाता है, यहाँ से कोयला लिया जाता है. आगे हम बात करते हैं पेट्रोल की. पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Found between rock layers extracted through drilling. Now guys, पेट्रोलियम जो है आपको कहाँ मिलता है? रॉक की लेयर्स में मिलता है, उसके बीच में रॉक के लेयर्स में मिलता है, और ये ड्रिलिंग करने से बहुत नीचे तक खोदता है, वहां से आपको ये पेट्रोलियम मिलता है. दिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्रिलिंग. रिफाइन इनटू डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स. सो पेट्रोलियम है, ठीक है, उसको रिफाइन किया जाता है. डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, ये सब हम यूज कर रहे हैं, राइट? सो फ्रॉम दिस पेट्रोलियम ओनली वी आर गेटिंग दीज थिंग्स. Called black gold, highly valuable and versatile. बहुत ज्यादा versatile और valuable है petroleum and therefore it's known as black gold. Major producers of petroleum की बात करें so it's Iran, Iraq, सऊदी अरेबिया. वहां पे सबसे ज्यादा आपको पेट्रोल देखने को मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. सो पेट्रोलियम जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलता है. मेजर प्रोड्यूसर्स आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. सो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम ये है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. इंडिया की बात करें तो वहां भी आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है. दिग्बोई जो असम में है, बॉम्बे हाई इज इन मुंबई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टास, यहाँ पे भी आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा. राइट फ्रॉम लैटिन पेट्रा, दैट इज मींस रॉक, एंड ओलियम मींस ऑयल. ना गाइस, जो पेट्रोलियम वर्ड है वो कहां से डिराइव है? इट्स अ लैटिन वर्ड. पेट्रा मतलब रॉक होता है, ओलियम मतलब ऑयल होता है. सो रॉक ऑयल दैट इज नोन एज योर पेट्रोलियम. आगे हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में. ये कहां से हमें मिलती है नेचुरल गैस? Found with petroleum deposits released when crude oil is extracted. Now guys, जब हम पेट्रोलियम डिपॉजिट्स निकालने के लिए जाते हैं ना, तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में ही ये मिलता है हमें. जब क्रूड ऑयल सरफेस तक आ जाता है तो एक गैस रिलीज होती है, दैट इज योर नेचुरल गैस. वहां से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां हमें ये नेचुरल गैस देखने को मिलती है. यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक फ्यूल दोनों में नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है. मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस कौन सा है? रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स. सो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस जो है ये चार हमारी जगह है, रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स. इंडिया की बात करें सो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड ऑफशोर मुंबई, वहां पे भी आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेगी. लिमिटेड रिजर्व्स है, ओनली फ्यू कंट्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट. ना गाइस, नेचुरल गैस जो है वो भी एक लिमिटेड रिजर्व है, कुछ कंट्रीज ही है जो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, नेचुरल गैस प्रोवाइड कराने में. आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड कंसर्न्स के बारे में. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है कंसर्न्स है जो हमें देखने चाहिए. फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन राइजिंग रैपिडली, डिप्लीशन रिस्क. अब गाइस, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इट्स राइजिंग रैपिडली एंड देयरफॉर इसके डिप्लीशन का रिस्क है, ये खत्म हो सकता है. और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, सो ये बहुत टाइम ही लेगा बनने में. Burning fossil fuels releases toxic pollutants, air pollution and global warming. Now guys, वो जो fossil fuels है हम burn करके उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, उससे टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज होते हैं एयर में, जिससे वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है. और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. सो एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बोथ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द burning of fossil fuels. Overuse compared to unchecked dripping trap will eventually run dry. ना गाइस, इसका मतलब क्या है? ओवर यूज जो हो रहा है, बर्निंग जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, उसका जो ओवर यूज हो रहा है उसको कंपेयर किया गया है एक नल से, ड्रिपिंग टैप से, ठीक है, जिसको ठीक नहीं किया गया. इवेंचुअली जो हमारा ड्रिपिंग टैप है वो सूख जाएगा, विच मीन्स जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो एक टाइम पे आके डिप्लीट करेंगे एंड खत्म हो जाएंगे. सो वी नीड टू कंजर्व इट एंड यूज इट वाइजली. नीड टू शिफ्ट टू क्लीन रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स. ऑब्वियसली हमें इन सब चीजों के एक रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, उस पर शिफ्ट करने सो दैट वी कैन कंजर्व देम. आगे हम बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी के बारे में. ना गाइस, आपको पता है कि आजकल ऑटोज में नो सीएनजी गैस फैलाने लगे. इट्स रियली इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल. एंड इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल कॉजेज लेस पोल्यूशन दैन पेट्रोलियम और डीजल. अगर हम पेट्रोलियम डीजल से कंपेयर करें तो सीएनजी गैस जो है वो बहुत ज्यादा कम पोल्यूशन फैलाती है इससे. बिकमिंग पॉपुलर इन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, एग्जांपल बसेस एंड टैक्सीज, यहाँ पे भी आजकल सीएनजी बनने लगी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अब हम इसको यूज करते हैं, एक इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है जो लेस पोल्यूशन फैलाती है दैन पेट्रोलियम एंड डीजल. आगे हम बात करते हैं हाइडल, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ना गाइस, ये पावर भी बहुत बहुत अच्छी पावर है एंड वी आर यूजिंग इट.
प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम। सो डैम्स में जो पानी स्टोर होता है, ठीक है, उसके जो फ्लोइंग ऑफ वाटर से जो हम एनर्जी ले रहे हैं, दैट इज योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फॉलिंग वाटर टर्न्स टर्बाइंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। होता है क्या गाइस, डैम्स में ना हम पानी रोक के रखते हैं, जैसे ही डैम्स के डोर्स ओपन होते हैं तो जो एक पानी का जो फ्लो था बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक टर्बाइन गोल गोल घूमता है। बिकॉज ऑफ दैट टर्निंग ऑफ टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद दैट स्पीड ऑफ वाटर। वाटर इज लेटर यूज्ड फॉर इरिगेशन। 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइडल पावर। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जो है वहां की इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से आती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है हाइडल पावर के, दैट इज पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। सो लीडिंग प्रोड्यूसर बात करें तो पैराग्वे एंड नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, ये चार जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इंडियन प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हुए, ठीक है, जहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज भाखरा नंगाल, ठीक है, भाखरा नंगाल डैम भी बना हुआ है, राइट। गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली, यहाँ सब जगह ये सब इंडियन प्रोजेक्ट्स है विच आर यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नॉर्वे जो है फर्स्ट कंट्री डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉर्वे, ठीक है, ये फर्स्ट कंट्री है टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ना गाइस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं उस पर हम बात करते हैं। Fossil fuels are limited and cause pollution. Reserves may get exhausted if overused. गाइस, हमने कन्वेंशनल से बात करी, राइट, तो वहां पे क्या फॉसिल फ्यूल्स हो गया, राइट, ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही है, ये सब बहुत सालों से इस्तेमाल की जाए, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कि अब हम एक रीन्यूएबल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें उसकी जगह, ठीक है, जो एक तो रीन्यूएबल सोर्स हो और अच्छा, इट्स अ बेटर एनर्जी टू यूज, सो दैट इज नोन एज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो रीन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स है किस चीज से, एक तो होगा हमारा सोलर एनर्जी, ऑब्वियसली हम जो सन की एनर्जी ले रहे हैं, विंड एनर्जी हवा से, न्यूक्लियर पावर, ठीक है, जो हम न्यूक्लियर पावर जो ले रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी जो हम अर्थ की जो एनर्जी उससे जो एनर्जी ले रहे हैं, टाइडल एनर्जी टाइड से ले रही, एंड बायोगैस। ये सब एनर्जीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जो हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहला आता है सोलर एनर्जी। आपको पता है आजकल सब जगह घर में लोगों ने सोलर पैनल्स लगा दिए, बहुत बचती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड इट्स अ रियली बेटर ऑप्शन टू चूज। सोलर एनर्जी का इट्स डिराइव्ड फ्रॉम सन्स हीट एंड लाइट, मतलब हम एक नेचुरल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर गेटिंग दैट एनर्जी। Solar cells convert sunlight into electricity. Many together form solar panels. Now guys, हमें पता है आजकल सोलर पैनल्स लगे हैं, सबके घर में बहुत से लोग सोलर पैनल्स लगाते हैं। सोलर सेल्स होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड वी यूज दैट इलेक्ट्रिसिटी। सो इट्स अ रियली बेटर ऑप्शन। Used for heating, lighting, cooking and drying. Solar heaters, cookers, dryers, traffic signals, street lighting. आपको भी पता है आजकल गवर्नमेंट ने भी क्या किया, स्ट्रीट लाइट जो है वो सोलर एनर्जी से चला रहे हैं। सो इट्स रियली अ गुड ऑप्शन कि हम एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सोलर हीटर्स आ गए हैं, कुकर्स भी आजकल आ गए हैं, ड्रायर्स बन गए, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड स्ट्रीट लाइट। Best suited for tropical countries with abundant sunshine like India. Tropical countries की बात करें तो इंडिया एक tropical country, यहाँ पे sunshine अच्छा खासा आता है, right? We have the solar energy in abundance. So हम solar energy को यूज इस्तेमाल कर सकते हैं to get electricity. आगे हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। आपने बहुत बार ऐसे ट्रेन से जाते हमने देखा ना, ऐसे विंड मिल्स होते हैं जो गोल 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 घूमते हैं। सो वहां से विंड एनर्जी है, सही, हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू गेटिंग फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये एक तो इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। High speed winds rotate windmills connected to generators and produce electricity. So guys, जो high speed winds है, obviously इंडिया में बहुत winds चलती है, right? जो high speed winds है, ठीक है, वो rotate करते हैं windmills को और हम उसे जनरेटर से कनेक्ट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन कि हम एक नेचुरल चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड फार्म्स सेट अप इन कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन पासेस विद स्टेडी विंड्स। अगर हम विंड फार्म्स की बात करें तो वहां पे कोस्टल एरियाज और माउंटेन पासेस में बहुत सारी स्टेडी विंड्स होती है, ठीक है, वहां पे वहां की जो हवा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें जो विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। टोटल ये सब जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स है ऑफ विंड एनर्जी। वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर प्लस विंड पावर्ड बस शेल्टर स्कॉटलैंड में बन गई थी। गाइस, स्कॉटलैंड में अगर हम वर्ल्ड की सबसे पहली सोलर और विंड पावर्ड बस शेल्टर बनाया गया था, दैट वाज इन स्कॉटलैंड। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में। अब न्यूक्लियर पावर क्या होता है? obtained from energy stored in the nuclei of radioactive elements. जितने भी गाइस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी न्यूक्लियर में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, अगर हम वो एनर्जी ले लेना सो वी कैन यूज इट इन रियली बेटर मैनर। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हम क्या कराते हैं, न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है
and that energy we use it. That is known as your nuclear power. So it's obtained from energy stored in the nuclear fuel. Reactive elements, uranium and thorium, undergo nuclear fission and releases energy. So nuclear fission एक ऐसा process है जिसमें यूरेनियम थोरियम जो बहुत ज्यादा energy release करते हैं and we use that nuclear power. मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें ऑफ न्यूक्लियर पावर दैट इज यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल किया जाता है एंड दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ इट. इंडिया की बात करें सो यूरेनियम आपको राजस्थान और झारखंड में देखने को मिलेगा. थोरियम जो है वो आपको मोनोसिटी सांस ऑफ केरला में देखने को मिलेगा. पावर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे कलपक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर, नरोरा एंड कायगा. तो ये सब हमारे पावर स्टेशन है जो इंडिया में है एंड वी आर यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं, हम बात करें अब जियोथर्मल एनर्जी. मतलब नाम ही जियो दे रखा है एंड थर्मल. थर्मल मीन्स हीट, जियो मतलब ऑब्वियसली हम अर्थ के बारे में बात करेंगे. सो हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर, अगर हम अर्थ के इंटीरियर की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यूज टू जनरेट पावर. सो जो हीट हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट से मिलती है, ठीक है, वहां से जो एनर्जी मिलती है उसको हम यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं. फाउंड वेयर हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स अकर, जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स जो अर्थ पे मिलते हैं, ठीक है, वहां पे ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वहां हमें ये देखने को मिलती है. इट्स यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग, बेदिंग इन सम एरिया. सो ये जो एनर्जी है इसको हम यूज करते हैं फॉर हीटिंग, कुकिंग, बेदिंग इन सम एरियाज. नाउ लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है जियोथर्मल एनर्जी के वो कौन है? यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका. सो बेसिकली USA, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करें, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स. इंडिया में भी है, इन इंडिया मणिकरण विच इज इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली दैट इज इन लद्दाख. सो इंडिया में भी हम जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली एंड लद्दाख. आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं टाइडल एनर्जी में. गाइस टाइडल एनर्जी कहाँ से आती है? टाइड से आती है. हमने 7th एनसीईआरटी में टाइड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट. जनरेटेड फ्रॉम राइजिंग एंड फॉलिंग टाइड्स ऑफ द सी. जो सी में जो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स होता है ना, वहां से एनर्जी जनरेट की जा रही है. डैम्स बिल्ड एट नारो सी ओपनिंग्स, वाटर मूवमेंट टर्न्स टर्बाइंस. सो डैम जो है वो सी के ओपनिंग्स में बनाए गए, ठीक है, नैरो सी ओपनिंग्स में यहाँ पे डैम्स बिल्ड करे गए और जो वाटर मूवमेंट होता है वहां से वो टर्बाइंस को टर्न करते हैं एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. इट्स सेम लाइक जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बना रहे थे पानी से, वैसे ही यहाँ पे हम टाइड्स की बात करें तो जो टाइड्स है वहां पे सी ओपनिंग्स में डैम्स बिल्ड किए जाते हैं और ये जो वाटर मूवमेंट है वो टर्बाइंस को टर्न करता है, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइडल मोशन. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टाइडल एनर्जी कौन है? दैट इज रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ, दैट इज इन इंडिया. सो इंडिया में भी हम टाइडल एनर्जी को बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं. लीडिंग प्रोड्यूसर्स रशिया एंड फ्रांस भी है. फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन, अगर हम बात करें सबसे पहले टाइडल एनर्जी स्टेशन सबसे पहले कहाँ बना था? वाज इन फ्रांस. सो फ्रांस में फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन जो है बना था. आगे हम बात कर रहे हैं बायोगैस की. नाउ गाइस बायोगैस क्या होता है? इट्स मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स डंग, किचन वेस्ट. अगर हम किचन वेस्ट की बात करें गाइस तो वहां से बायोगैस बनती है, ठीक है. Decomposed by bacteria in biogas digesters emits methane plus CO2. So methane and carbon dioxide गैस जो है वो निकलती है, ठीक है. ये जो हमारी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ये सब क्या होता है? इट्स डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स और इसकी वजह से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एमिट होती है ना. बायोगैस की यूजेस क्या है? इट्स एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैन्योर एज बाय प्रोडक्ट. ऑब्वियसली हमें एक तो ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है इससे, ठीक है. दूसरी चीज कुकिंग एंड लाइटिंग में भी ये फ्यूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. सो बायोगैस इज अ एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. ये एक तो इको फ्रेंडली है, रीन्यूएबल एंड लो कॉस्ट एनर्जी सोर्स फॉर रूरल. गाइस अब सोचो बायोगैस से कितने एडवांटेज. सबसे पहले तो इको फ्रेंडली, सबसे अच्छी बात, ठीक है, हमारे अर्थ के लिए बहुत अच्छा है. रीन्यूएबल है, मतलब फिर से बना सकते हैं, रियली रीन्यूएबल, बहुत सबसे अच्छा सोर्स हो गया फिर तो है. लो कॉस्ट एनर्जी मतलब सस्ता भी है, राइट. लो कॉस्ट एनर्जी सोर्स है फॉर रूरल एरिया. सो बायोगैस सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव होगा अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव आपका बायोगैस होगा. आगे बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में. अब हम इतनी सारी एनर्जी बना रहे हैं, वी आर यूजिंग दी एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी जो हमें मिलती है अर्थ से. सो गाइज हमें वो एनर्जी कंजर्व भी तो करनी है, ऐसा तो यानी हम यूज करते रह जाएंगे, राइट. वी नीड टू कंजर्व एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग. एनर्जी इज एवरीवेयर बट कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू हार्नेस. एनर्जी सब जगह है लेकिन ये महंगी है, ठीक है, एंड इट्स डिफिकल्ट टू हार्नेस. We can all help avoid wastage. Energy saved is energy generated. ये लाइन कितनी बड़ी होगी दैट अगर हम एनर्जी को सेव करें मतलब हम एनर्जी जनरेट भी कर रहे हैं. आप एनर्जी का वेस्ट करना बंद करो,
right? We need to save energy, we need to conserve energy. यूज रीन्यूएबल रिसोर्सेज वाइसली, जितने भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उसे वाइसली यूज करना चाहिए. क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए. लेट्स एक्ट टुडे फॉर अ ब्राइटर सस्टेनेबल फ्यूचर. तो गाइज, हमें हमारी एनर्जी को बहुत अच्छे से कंजर्व करना है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सो एक सस्टेनेबल फ्यूचर पाने के लिए वी नीड टू कंजर्व एनर्जी, वी नीड टू यूज एनर्जी वाइसली. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करें और उसके मेथड्स को इस्तेमाल करें. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग. आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो, सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पता चला हो. इस चैप्टर की पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.